नमस्कार दोस्तों, आज हम डीसी सर्किट एनालिसिस का लेक्चर नंबर 7 लेने जा रहे हैं, जिसमें पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के दो लॉ है, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ को प्रथम नियम भी कहा जाता है किरचॉफ्स का, और जो वोल्टेज लॉ है उसको द्वितीय लॉ किरचॉफ्स का कहा जाता है। चलो देखते हैं, आज अपन देखेंगे किरचॉफ्स का करंट लॉ। ठीक है, देखो किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। लेक्चर जो 7 है वो डीसी सर्किट एनालिसिस का लेक्चर नंबर 7 है, और किरचॉफ्स का फर्स्ट नेम अपन पढ़ेंगे केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है वो अपन देखते हैं। इसमें जो किरचॉफ्स करंट लॉ है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, वो अभी अपन देख लेंगे। इम्पोर्टेंट इसका जो रहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में अपन जान लेते हैं। जो मेन पॉइंट है वो किसी नोड पर, अब नोड क्या होता है उसका भी अपन इसमें अभी कुछ एक दो क्वेश्चन लेंगे तो उसमें थोड़ा क्लियर कर देंगे नोड क्या होता है, और इसका बाद में एक लेक्चर भी बना लेंगे नोड और अपना ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट है, लम्प्ड सर्किट है ना, नोड है और लूप है, इनके बारे में एक लेक्चर बना लेंगे अपन। ठीक है, जंक्शन है, ब्रांच, इनका एक अलग से एक लेक्चर बना के डाल देंगे। ठीक है, चलो ठीक है। नोड, तो डेफिनेशन क्या है कि किसी नोड पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, दो डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, तरीका अलग अलग होता है थोड़ा समझने का। ठीक है, देखते हैं कि जब किसी नोड पर आने वाली धारा, यानी नोड एक बिंदु रहेगा जहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांच आके कनेक्ट होती है, तो उस पॉइंट को कहेंगे अपन नोड। ठीक है, अब आगे इसकी परिभाषा भी लिखवा देंगे और थोड़ा क्लियर कर देंगे। ठीक है, जब किसी नोड पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, किस पे होता है? नोड पे। ठीक है, सेकंड ये है कि किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग, किसी बिंदु पर, देखो बात को अच्छे से सुनना, किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, पहले जो कंडीशन उसके हिसाब से अपन बात करते हैं तो क्या होगा कि किसी नोड पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो बीजगणितीय योग यानी कि जो अपना एल्जेब्रिक सम जो होता है वो 0 रहेगा। कैसे कि मान लो कोई भी पॉइंट है, मान लो ये मेरा पॉइंट है और इस पे इधर से धारा आ रही है और एक धारा इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। ठीक है, यहाँ से मेरी आई आ रही है, आई मान लो I1 है, इधर I2 जा रही है और इधर जा रही है वो I3 है। ठीक है, इस तरीके से। तो इस पॉइंट का मतलब ये है, ये जो डेफिनेशन है इसका मतलब ये है कि ये जो नोड है इस पॉइंट पे, इसको नोड बोलेंगे, जहाँ पे आ रही है और जा रही है, तो आने वाली धारा तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, यानी कि ये क्या है, आने वाली को प्लस मानेंगे तो I1 प्लस है का बीजगणितीय योग, तो अब जाने वाली को क्या मानेंगे अपन? माइनस मानेंगे, I2 और माइनस I3 बराबर 0। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो मेरी यहाँ पे 10 एम्पियर आ रही है, यहाँ पे अगर मान लो मेरी 7 एम्पियर जा रही है, तो इधर मेरी 3 एम्पियर जाएगी। तो 0 कैसे होगा? प्लस मान लो मेरी 10 एम्पियर है, माइनस मेरी 7 एम्पियर है, फिर मेरी 3 एम्पियर है, तो बराबर 0 होगा। कैसे कि प्लस के 10 हो गया और माइनस के भी, -7 और -3 कितने हो जाएंगे? -10। तो माइनस प्लस के 10 है और माइनस के भी 10 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब ये है कि किसी नोड पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है, इस नोड पे शून्य रहेगा। तो पहले डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन कि किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग
बिंदु से जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो सेम ऐसे में बना के देखता हूँ, ये मेरा पॉइंट रहेगा जिसको अपन नोड कहेंगे। यहाँ से मेरी धारा आ रही है I1, यहाँ से मेरी धारा जा रही है, ऐसे एरो बना देता हूँ, I2, और इधर से धारा जा रही है I3। तो ये इसका जो सेकंड जो डेफिनेशन है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है इसको नोड कहेंगे या बिंदु बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ रही है धारा, जैसे मान लो 10 एम्पियर अपन ने यहाँ पे उदाहरण लिया और इधर से 10 एम्पियर जा रही है, 7 एम्पियर जा रही है, वही सेम उदाहरण यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे 3 एम्पियर जा रही है। तो ये कह रहा है कि इस बिंदु पर आने वाली धारा तथा बिंदु से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग बराबर होता है। इस बिंदु को आप बराबर मान के चलो, है ना, इस पे बराबर का ये रहेगा, सिंबल रहेगा, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो 10 एम्पियर बिंदु पे आ रही है, यानी इस बराबर आ गया। तो अभी 7 एम्पियर और 3 एम्पियर इधर से जा रही है, तो इन दोनों का योग क्या होगा, बराबर होना चाहिए, +3। तो इनको अपन ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि इस बिंदु पर 10 एम्पियर आ रही है और इस बिंदु से भी जो जा रही है वो भी 10 जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाली जो धारा बिंदु पर का योग, आने वाली धारा अगर मान लो इधर से और भी कोई आ रही होगी, है ना, तो जैसे मान लो 5 एम्पियर है या 5 एम्पियर, इनका योग यहाँ से जो जाने वाली धाराओं का योग बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये अपना डेफिनेशन से रिलेटेड अपना केसीएल का 2 डेफिनेशन थी। अभी मेन पॉइंट कुछ है जो नोट डाउन किए हैं, और ऑब्जेक्टिव में इन पॉइंट से एक ना एक क्वेश्चन आपका पढ़ता रहता है, तो इनको देख लेते हैं। चलो देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि नोड एनालिसिस के लिए केसीएल अप्लाई होता है। अपन एक सर्किट अभी देखेंगे तो इस पॉइंट पे भी अपन विचार करेंगे कि जैसे अभी एक बार देख ही लेते हैं कि जैसे इस टाइप का अगर सर्किट दिया, मान लो यहाँ पे दे दिया, आपको सर्किट दे दिया एक इस टाइप का, ये एक सर्किट दे दिया आपको, सिंपल सर्किट दे दिया। यहाँ पे मैं करंट सोर्स दे देता हूँ, इस टाइप का दे दिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नोड एनालिसिस के लिए केसीएल अप्लाई होता है। अगर यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा, ये नोड का एनालिसिस करूँगा, तो यहाँ पे सिर्फ केसीएल अप्लाई होता है, केवीएल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये है इसके लिए। जब अपन आगे जब पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो नोड एनालिसिस और लूप एनालिसिस आगे देखेंगे तो थोड़ा डिटेल में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो पहला पॉइंट तो ये है कि नोडल एनालिसिस के लिए केसीएल अप्लाई नहीं होता है, नहीं केसीएल अप्लाई होता है, केवीएल अप्लाई नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है कि केसीएल आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। जो केसीएल है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। तो उसको देख लेते हैं एक बार कैसे रहता है इसका। देखो, आवेश क्या होता है, चार्ज, और उसको कैसे अपन लिखते हैं, कूलम्ब क्यू बराबर, अपन एक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि क्यू बराबर NE होता है ना। तो N क्या होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अपन ने पढ़ा था। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और E होता है इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है वो, और इनटू कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो इक्विवेलेंट किसी हो जाएगा आवेश। इन दोनों को मिलाएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन्स पे आवेश, तो वो अपना चार्ज होता है, ठीक है। चलो, इस बात को देखा है। तो अभी देखते हैं कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी कि यहाँ पे ये जो नोड है, यहाँ पे क्या अपना जो आवेश, यानी कि आवेश फ्लो, जो आवेश का जो प्रवाह है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं या धारा बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट आता है, तो जैसे मान लो 10 एम्पियर आया यहाँ पे, तो 10 एम्पियर ही
इधर आउटपुट में गया, यानी कि इनपुट आपका आया उतना ही आउटपुट आपको मिल गया, यानी कहीं पे भी कुछ लॉसेस नहीं हुआ है। आवेश संरक्षण सिद्धांत यही तो कहता है कि कोई कहीं पे यानी कोई लीकेज नहीं हो रहा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कहीं खर्च नहीं हो रहा है, उसी को आवेश संरक्षण कहेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं पे भी कोई लीकेज नहीं हो रहा है, तो जितना आ रहा है उतना ही ये आउटपुट में देगा, तो उसको आवेश संरक्षण कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट रहेगा अपना कि केसीएल में समीकरण की संख्या जो निकालते हैं, केसीएल अगर अप्लाई करते हैं, अपना कोई सर्किट है उसमें अपन को जानना है कि इसमें कितने समीकरण बन सकते हैं। तो n-1 ये एक फॉर्मूला होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। तो n क्या होता है, जंक्शंस की संख्या होती है, नंबर्स ऑफ जंक्शंस होते हैं। तो सर्किट के अंदर जितने भी जंक्शन होंगे उसमें से एक माइनस कर दो, तो एक माइनस करोगे वो जो वैल्यू आएगी वो उतने ही अपने केसीएल में समीकरण बनेंगे। ठीक है। चौथा अपना पॉइंट है कि केसीएल लम्प्ड सर्किट पर अप्लाई होता है। लम्प्ड सर्किट क्या है वो अपन थोड़ा आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, इनका सेपरेट लेक्चर बनाया जाएगा। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना ही ध्यान रखो कि केसीएल केवल लम्प्ड सर्किट पे काम करता है या लम्प्ड सर्किट पे अप्लाई होता है। ठीक है, इसको अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। पांचवा पॉइंट है कि केसीएल डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट पर अप्लाइड नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट मैं एक बार थोड़ा सा आपको हल्की सी जानकारी इसके बारे में दे देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, आपकी जो 3 वायर का ये जो ट्रांसमिशन लाइन होती है 3 लाइन की, अब इसमें क्या होता है, काल्पनिक रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस होता है, यानी कि फिजिकली दिखता नहीं है, काल्पनिक होता है। यानी कि धारा अगर मान लो यहाँ पे गुजर रही है तो इसके अंदर काल्पनिक रेजिस्टेंस होता है, काल्पनिक इंडक्टर होता है। अब 2 कंडक्टर है, इसके बीच में क्या होता है, ये 2 क्या होता है, जैसे मान लो ये 2 इलेक्ट्रोड है या एनोड कैथोड है, तो इनके बीच में जो यहाँ पे एयर रहता है, एयर क्या करेगा, उसका ये आपका एक सेपरेटर का, एक इंसुलेटर का काम करता है। या तो इसके बीच में क्या है, ये एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का काम करता है ये, है ना। तो ये वाला एक कैपेसिटर का काम करेगा इसके और इसके बीच में, ये प्लेट्स मान लो, तो ये एक इमेजनरी है, ये काल्पनिक कैपेसिटर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी करंट फ्लो होता है तो कुछ ना कुछ इसके थ्रू करंट लीकेज हो जाता है, यानी कि 10 एम्पियर इधर से जा रहा है तो 0.1 एम्पियर या 0.001 एम्पियर कुछ ना कुछ यहाँ पे लीकेज हो जाता है। तो अगर लीकेज हो रहा है तो आउटपुट में अपने को जितना करंट चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अपना जो केसीएल है वो अप्लाइड नहीं होगा। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट जो होता है उसको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, और इसमें केसीएल जो अप्लाई होता है वो नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट पे। ठीक है, इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे पूछते रहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट में अप्लाइड केसीएल अप्लाइड होता है तो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट ऑप्शन दे दिया, लम्प्ड सर्किट जो भी है, या नहीं होता है, इस तरीके के आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, बाकी कल अपन केवीएल देखेंगे और उसके बाद जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे तो इसको अपन अच्छे से क्लियर करेंगे। तो मान लो आपको यहाँ पे एक करंट सोर्स दे दिया है, ये मान लो करंट सोर्स दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, इधर एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। सिंपल बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाद में अपन इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन है उनको भी केसीएल के थ्रू अपन हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मान लो मेरा R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक ब्रांच आके मिलती है तो उस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। ठीक है, ठीक। अभी मान लो यहाँ पे मेरी 10 एम्पियर की यहाँ पे धारा जा रही है, और इधर से मान लो मेरी 2 एम्पियर यहाँ पे गुजर रही है इधर से,
तो इधर मेरी कितनी जाएगी, ठीक है। तो ये मान लो मेरा I1 है, ये I2 है और ये I3 है, ठीक है। तो इसको अपन KCL अप्लाई करके अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या अप्लाइड, यहाँ पे जैसे मान लो मेरा जो नोडल है यहाँ पे कितनी आ रही है और कितनी जा रही है, यानी कि मेरे यहाँ पे जितनी आएगी उतनी ही आगे जानी चाहिए। तो अपन क्या कर सकते हैं, मान लो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0, ऐसे कर सकते हैं ना, यानी कि इनका योग 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अपन देखो I1 कितना है मेरा 10 है, तो जो बिंदु पे जा रही है उसको पॉजिटिव लेना है और जो बिंदु से बाहर जा रही है उसको नेगेटिव लेना है। जो बिंदु में एंटर कर रहा है इनपुट उसको पॉजिटिव लेना है और बिंदु से नोड से जो बाहर जा रही है उनको आउटगोइंग जो करंट है उनको नेगेटिव में लेना है। तो I1 मेरी कितनी है 10 और माइनस लेना है इसको, I2 कितना है -2 और फिर मेरा इधर जो जा रहा है इसका अपने को पता नहीं है। तो I3 जो जा रहा है वो भी माइनस में है क्योंकि डायरेक्शन उधर है, उसका आउटगोइंग है, तो -I3 बराबर 0, ऐसे हो सकता है ना। अच्छा अभी इसको अपन यहीं हल कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 10 में से 2 गए तो 8 है ना, तो -I3 बराबर 0। अगर मैं I3 को उधर लेके जाता हूँ तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो I3 बराबर 8, यानी I3 का जो वैल्यू है मेरी कितनी है 8 एम्पियर, यानी कि 10 एम्पियर इधर से जा रही है, 2 इधर जा रही है, तो स्वाभाविक है कि उधर 8 एम्पियर जाएगा, ठीक है। चलो अभी ये एक सिंपल क्वेश्चन था और अपन ने थोड़ा सा अच्छे से इसको जाना है, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अभी जब KVL अपन पढ़ेंगे वो थोड़ा अच्छा है, उसमें लूप एनालिसिस करते हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।